की क्लास में हमने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ लिया था। आज बात करेंगे हायर एजुकेशन की। अभी तक हम लोगों ने मोटी मोटी किन स्कीमों की बात करी है? मिड डे मील स्कीम की बात करी, नवोदय विद्यालय की बात करी, केंद्र विद्यालय की बात करी, एनसीईआरटी की बात करी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं कि भारत में एजुकेशन सेक्टर कैसा था आज़ादी के वक्त से लेकर अभी तक, हमने उसके अंदर क्या क्या काम किए हैं। आज हायर एजुकेशन से शुरू करना है। छोटे छोटे से टॉपिक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में जितनी चीज़ें थी, हायर एजुकेशन में सिर्फ डेटा ही डेटा याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कितनी है, कॉलेजेस कितने हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट कितने हैं, आईआईटी कितनी है, एम्स कितने हैं, ये हायर एजुकेशन में आएंगे। तो आईआईटी आप सबको याद होंगी, 9 के अराउंड है और थोड़ी कंस्ट्रक्ट हो रही है। एम्स है, ठीक है, हाँ, मतलब इफ़ेक्टिवली कितनी है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्ट तो हो ही रही है, 3 से 4 अभी और कंस्ट्रक्शन में है। देखो इसमें सारा डेटा दे रखा है, पढ़ो एक बार। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी जो पहले 20 थी वो बढ़कर 864 हो गई। कितनी थी मात्र आज़ादी के वक्त यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे अपने यहाँ कोटा यूनिवर्सिटी है, ऐसे टोटल यूनिवर्सिटी भारत में 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 864। याद रखना, डेटा कभी भी लर्न करो तो डेटा हमेशा एक्चुअल वाला याद रखना। डेटा कीप ऑन चेंजिंग। अब ये 2022 का डेटा है, ठीक है। लास्ट इसको 22 में अपडेट किए थे, 23 और 24 में फिर बढ़ गए होंगे। तो सीबीएसई वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि डेटा बार बार चेंज होता रहता है, तो डेटा पे से क्वेश्चन ना दे, डेटा वही वाला दे जो एकदम एक्यूरेट है। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि आज़ादी के वक्त हमारा लिटरेसी रेशो 11% था या 16% था, तो ये वही रहेगा, ये बार बार चेंज। लेकिन मैं बोलूँ आज हमारा लिटरेसी रेशो कितना है, तो आज तो जो है वो ठीक है, लेकिन मार्च में पेपर दोगे तब तक फिर चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी 864 है इसमें, लेकिन आज आप सर्च करोगे तो हो सकता है 870 हो, 6 और नहीं खुल गई हो। इतना विशाल देश है हमारा, इतने सारे स्टेट्स है, इतनी यूनियन टेरिटरीज है। कब किस स्टेट में कब यूनिवर्सिटी खुल रही है, आज किसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए डेटा हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज। डेटा हमें वो याद रखना है जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा हो। मैंने ये सारा एनसीईआरटी की बुक से ही लेता हूँ। नोट्स में मैं कोई से भी रिफ्रेशर यूज़ करता हूँ, लेकिन डेटा के मामले में मैं सिर्फ एनसीईआरटी यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें जो डेटा आएगा वो एनसीईआरटी वाला आएगा, ठीक है। चलो, और वैसे तो 99% केसेस में डेटा पे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। फिर भी जब आपका इंडियन इको का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डेटा की एक पूरी फाइल दूंगा आपको लर्न करने के लिए। तो आपको हर चैप्टर में से खोलना नहीं पड़ेगा, आपको वो एक फ़ाइल दूंगा मैं PDF, उसमें सारा अमेंडेड डेटा होता है। वो मैं बनाता ही एग्ज़ाम के टाइम पे हूँ, मतलब पिछले एग्ज़ाम में बना रखी है। अब इस एग्ज़ाम में जो भी चेंज हुआ होगा, जैसे कोई परसेंटेज 12 है और वो 13 हो गई होगी, तो मैं उसमें 13 कर दूँगा। 15 की जगह 20 होगा, मैं 20 कर दूँगा, और वो पूरा डेटा आपको मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो वो एक झटके में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एक चैप्टर वाइज डेटा याद करने में टाइम लगता है, लेकिन सारा अगर एक साथ बैठे तो 2 से 3 घंटे में आराम से याद किया जा सकता है। वो अपन सेफ असाइड पढ़ के जाएंगे, आ गया तो पिछली बार भी दिया वो पूरा, तो उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया। अब बच्चे फ़ोन करके बोलते सर कोई क्वेश्चन के लिए सब याद, तो मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी पता है कि 1 आएगा कि 5 आएगा, अपन तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, हो सकता है एक भी ना आता। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते बोलता भी हूँ कि डेटा में से ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन आ गया तो फिर क्या कर लोगे? 100 नंबर की पूरी तैयारी करनी है। तो डेटा लर्न करने के लिए जब टेस्ट लूँ तब उतना याद कर लो, बाकी डेटा को तो अपन पूरी इंडियन इको ख़त्म होने के बाद एक साथ याद करेंगे उस फाइल में से, ठीक है। चलो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 है। कितनी है? आउट ऑफ दिस ये 864 में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है वो कितनी है? 45। इसमें सरकार रेटिंग निकाल दी है कि 45 में से सबसे ऊपर कौन सी है। जैसे सबसे ज़्यादा आपने नाम सुना होगा जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी का, JNU, ठीक है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी JMU। ये कुछ ऐसी चर्चित यूनिवर्सिटीज़ है जिनको पिछले साल टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में नवाजा गया था और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले थे, क्योंकि इनका एजुकेशन का स्तर बड़ा ही ज़बरदस्त था। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो सुना ही होगा, एटलीस्ट DU तो सुना होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। बाकी जो स्टेट में आती है, जैसे KU है, कोटा यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करता, उसे राजस्थान सरकार मेंटेन करती है। कौन मेंटेन करती है? नंबर ऑफ कॉलेजेस हमारे सिर्फ 500 थे, जो आज 40,000 पे पहुंच चुके हैं। अंडरलाइन कर लो, आज़ादी के वक्त नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे सिर्फ, जो आज 40,000 के आसपास है। कितने हैं? और भी कॉलेजेस, अब इसमें तुम्हारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस आ गए। 40,000 सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज होते तो मज़ा ही आ जाता। इसमें गवर्नमेंट वाले भी है, और जैसे यहाँ कोटा में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, JDB है ना, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, मोदी कॉलेज है, ठीक है। तो इतने सारे कॉलेज हमारे यहाँ हैं, तो प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, तो वो सब इस 40,000 में शामिल है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 40,000 कोई ख़राब नंबर नहीं है। किसी देश में देखोगे तो 40,000 कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो कम है नंबर हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन कोई ख़राब नंबर नहीं कह सकता कि 40,000 ख़राब नंबर है। मैटर इज़ कि इन कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। नंबर बढ़ने से कुछ भी नहीं होता। इसमें अगर सही से छापा मारे ना सरकार, तो कितने तो ऐसे कॉलेज निकलेंगे जो फर्जी में PhD करा रहे हैं, जो फर्जी में B.Ed करा रहे हैं, बोलते सिर्फ पेपर देने आ जाना, फर्जी में B.Com हो रहा है, डिग्रियां बांटी जा रही है पैसे ले लेके। इनमें अगर छापा मारी, अभी मैं तुम्हें एक रिपोर्ट शेयर करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने सारे कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया है पिछले साल, क्योंकि वहाँ फर्जी कॉलेजेस थे, वो वहाँ सिर्फ पैसे लेकर कोर्स कराए जा रहे थे, कोई टीचर नहीं था, कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं था। जैसे डमी स्कूल है ना, जहाँ सिर्फ एनरोल है बच्चा और बाकी कोचिंग में पढ़ना है, ऐसे डमी कॉलेज भी थे। तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी उस लेवल का नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन कर लो, 500 से 40,000 कॉलेज हो गए। इनरोलमेंट रेशियो 25% है, देखो कितना खराब है। इसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, मात्र, देखो प्राइमरी में कितना था 97, हायर में कितना हो गया, और अरे सेकेंडरी में कितना हो गया, और अब हायर में कितना हो गया। कहा था ना मैंने तुम्हें कि सबसे ज़्यादा काम हमें किस में करना है, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। 5th तक 8th तक तो पढ़ते हैं, 12th तक आते आते कितना हो जाता है, और 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे इट कीप ऑन डिक्लाइनिंग। सो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए अभी, ये बहुत घटिया है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में मात्र कितना है, 25%। कितना है, ठीक है। इसके कुछ कारण बताऊं मैं तुम्हें, आपको एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन जो आएगा वो इनडायरेक्ट तरीके से आएगा, स्किल बेस्ड, आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो हावड़ा अभी मैं तेरे से पूछूं कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में एजुकेशन रेशियो 97% है, एनरोलमेंट रेशियो जो कम होकर हायर एजुकेशन में सिर्फ 25% रह जाता है, व्हाट वुड बी इट्स प्रोबेबल रीजंस तेरे हिसाब से, एक बता कोई भी। गुड, एक इसका रीज़न हो सकता है गर्ल्स को लेकर जो लोगों की सोच है वो ज़्यादा जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वो लोग गर्ल्स को उतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं है जितना बॉयज़ को पढ़ाते हैं, स्पेशली इन विलेजेस जहाँ जल्दी से लड़कियों की शादी कर दी जाती है 12th के बाद ही, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता। दिस वुड बी अ रीज़न। एनी अदर रीज़न? तू बता समीर, अरे निर्भय, सोचो। ये क्वेश्चन ऐसे सोचने वाले आते हैं इंडियन इको, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पूरे नोट्स पढ़ के जाओ 100% पेपर इसमें से आ जाए। थोड़े 5 से 10% क्वेश्चन स्किल बेस्ड आएंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ शौर्य, तेज बोल थोड़ा।
हाँ, गुड, ये भी एक अच्छा रीज़न है। सेकेंडरी एजुकेशन में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो सेकेंडरी एजुकेशन में 12th में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो अपने आप हायर एजुकेशन की तरफ अवेयर या हायर एजुकेशन की तरफ मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसे सेकेंडरी एजुकेशन में ही कम, जैसे 12th क्लास में किसी को सप्लीमेंट्री आ गई, जब 12th क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाता। और एक कारण तो तुम सब बोल सकते हो यार, फाइनेंशियल, ये कैसे बोल सकते? हायर एजुकेशन में जब हम आते हैं तो फाइनेंशियल रोकड़ा, 12th तक तो हम जैसे भी तैसे पढ़ा लेते हैं। डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए भारत में, कहाँ से लाए? प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ भी कम बता रहा हूँ। ये डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट सबसे नीचे एक लेवल का कोर्स है डॉक्टर्स में, तो डेंटिस्ट का करने के लिए भी MBBS में 1 करोड़ रुपया लग जाता है प्राइवेट कॉलेज में। इसीलिए यहाँ से बच्चे यूक्रेन जाते हैं। अभी फंस गए थे ना यूक्रेन में, वॉर चल रही थी तब। क्यों जाते हैं यूक्रेन? जरा सा यूक्रेन है, सस्ता है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के बाद भी वहाँ की करेंसी के सामने इंडिया की करेंसी वीक है, फिर भी डॉलर में पेमेंट करने के बाद भी यूक्रेन हमें सस्ता पड़ता है और इंडिया हमें महंगा पड़ता है। तो ये पॉइंट तो लिख के ही आना कि हायर एजुकेशन में प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एक कारण और लिख सकती हो तुम, हाँ, छोटी एज में लोग कमाना शुरू कर देते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, यंग एज में लोग कमाना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में लोग एनरोलमेंट नहीं करवाते हायर एजुकेशन में, ठीक है। एक कारण और याद आया अभी, हायर एजुकेशन में प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। तो जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है वो तो पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं मिल पाता वो प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। कितने रीज़न बताए मैंने? एक शादी वाला रीज़न, मैरिज, गर्ल्स को लेकर अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हायर में नहीं जाते। फिर फाइनेंशियल रीजंस, फिर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं और प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा है। और एक अर्ली एज में वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं इंडिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये टिक कर लो फटाफट से। हमने जैसे आप 12th क्लास के लिए आपको कौन देखता है? CBSE देखता है ना। ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल के लिए UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम याद रखना। जैसे आपका पूरा पेपर लेना, सब कुछ एफिलिएट करना, स्कूल CBSE एफिलिएटेड होना चाहिए, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है ना CBSE। ऐसे हायर एजुकेशन की बोर्ड कौन है? UGC। याद रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अंडरलाइन कर लो, ये 1956 में खोली थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये काम करती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग के लिए, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए, और यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो इधर से मिलते हैं, ठीक है। UGC टिक कर लो। नेक्स्ट, कल मैंने आपको ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। तो जैसे हमने स्कूल में ओपन के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ओपन के एग्ज़ाम होते हैं, जिसे NIOS बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय पे खुली थी ये, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, IGNOU बोलते हैं इसे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU अंडरलाइन करो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1985। 1984 में इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था और उनके नाम से ओपन यूनिवर्सिटी 85 में खोली गई थी। ये आज तक भी है। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया काम क्या है कि आज जैसे मैं 12th तक तो पढ़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद में मेरे बिज़नेस में लग गया। अब मैं मेरे बिज़नेस में सब कुछ मैंने कमा लिया, सब कर लिया। अब मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को ग्रेजुएशन करना चाहिए, लेकिन अब मैं कॉलेज में कहाँ जाऊँगा? शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कहाँ कॉलेज में जाऊँगा? लेकिन मेरा शौक़ है कि मेरे को ग्रेजुएट करना है, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मेरे को डॉक्टरेट करना है।
अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, PhD करनी है, लेकिन ये सब सपने में उस समय पूरे नहीं कर पाए पैसों की वजह से। लेकिन आज मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं कॉलेज में कैसे जाऊं? तो इग्नू में इनरोल करा लो। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करो, कोर्स आपके घर पे आएगा, लेक्चर्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आजकल तो सब अवेलेबल है, और आपका एक सेंटर आएगा, उस सेंटर पे जाके पेपर दे के आ जाओ, डिग्री भी आ जाएगी। ओपन, तो जैसे ओपन से 12th हो जाती है, अब ओपन से ग्रेजुएशन भी हो जाता है। अंडरलाइन करो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी established in 85, responsible for introduction of open university. IGNOU has served over 3 million students in India and 40 अलग अलग कंट्रीज में IGNOU के सेंटर है। देखो तुम, 40 अलग अलग कंट्रीज में IGNOU के सेंटर है। IGNOU के 21 स्कूल्स है, 67 सेंटर्स है, स्टडी सेंटर्स है और ओवरसीज सेंटर्स है। एक शानदार माइलस्टोन है IGNOU का। जो लोग कॉलेजेस नहीं जा सकते, जो लोग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सके, एडमिशन नहीं ले सके, उनके लिए IGNOU एक बेस्ट ऑप्शन है। एक कमाल की बात बताता हूँ, जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने भी IGNOU के साथ टाई अप कर रखा है। क्या टाई अप कर रखा है कि जो बंदा CA करता है लेकिन वो साथ में BCom भी करना चाहता है, अब BCom या CA में भी अकाउंट्स आएगी, BCom में भी अकाउंट्स आएगी, यहाँ भी लॉ आएगी, यहाँ भी लॉ आएगी, यहाँ भी इकोनॉमिक्स आएगी, यहाँ भी इकोनॉमिक्स आएगी, लेकिन यहाँ लेवल बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ लेवल थोड़ा सा कम होगा। तो जिसने CA का एग्ज़ाम पास कर लिया उसके लिए BCom पास करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट है मेरा, हमने कहा भाई सब बच्चे CA के साथ BCom भी करते ही हैं, ताकि 2 डिग्री मिल जाएगी एक साथ। जैसे मैंने CA किया तो साथ में BCom भी किया, मैंने तो MCom भी किया, तो CA कंप्लीट हुआ तब तक BCom MCom दोनों कंप्लीट हो गए, CA बाद में हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो खुदा ना खास्ता ये नहीं होता या कुछ दिक्कत आ जाती तो हाथ में BCom MCom तो रहता, तो बच्चों को बोलते भाई CA के साथ ये भी कर लिया करो, बढ़िया रहता है, सेफ साइड। तो एक बच्चे को मैंने कहा कि भैया तू भी कर ले BCom, तो उसने मना कर दिया, सर मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ CA ही करूँगा। तो मैंने कहा कि क्यों भाई? तो उसने शायराना अंदाज में कुछ इस प्रकार अर्ज़ किया कि जिसको समुंदर में तैरने की आदत है वो तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। तो अब आपको तालाब में डुबकी नहीं लगानी क्योंकि आप समुंदर में तैर रहे हो, तो आपका इंस्टीट्यूट ने एक शानदार काम किया। क्या किया कि आप अगर फाउंडेशन पास कर लो CA में और उसके बाद CA इंटर पास कर लो, तो CA फाउंडेशन और इंटर करने के बाद आपको BCom की डिग्री ऐसे ही मिल जाएगी, कुछ चुनिंदा एग्ज़ाम देने के बाद। जैसे अकाउंट्स आपने यहाँ दिया है तो अब यहाँ नहीं देना एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पास हो गए तो यहाँ हो ही जाओगे, लॉ यहाँ नहीं देना। लेकिन अब जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेपर आता है मार्केटिंग, जो यहाँ नहीं आता। यहाँ एक पेपर आता है हिंदी, यहाँ नहीं आता। यहाँ एक पेपर आता है इंग्लिश, वो भी यहाँ नहीं आता। तो आप ये हिंदी, इंग्लिश और ये छोटे मोटे पेपर यहाँ दे लो, उसके बाद आपको BCom की डिग्री मिल जाएगी। किससे? IGNOU से। तो मैं तो अब बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि तुम कोटा यूनिवर्सिटी से BCom करते हो, इससे अच्छा तो IGNOU की कोटा यूनिवर्सिटी तो कोटा में ही सीमित है, इसके तो 40 सेंटर है, 40 अलग अलग कंट्रीज़ में। इंडिया में तो जाने कितने सेंटर है, तो रिकग्निशन भी ज़्यादा है, रिकग्नाइज है। तो CA करो, उसके साथ BCom इससे कर लो, इंस्टीट्यूट का टाई अप है इनके साथ। एक BCom करने में 3 साल लगता है, यहाँ इंटर 1.5 साल में हो जाता है। क्योंकि आज जैसे कोई बच्चे ने मार्च में 12th दी तो वो CA फाउंडेशन का पेपर देगा सितंबर में, और CA इंटर का पेपर देगा अगले साल सितंबर में। तो ये लगे 6 महीने और ये लगा 1 साल। अब अगर वो 1.5 साल में CA इंटर क्लियर कर गया तो उसे एक BCom भी मिल जाएगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। नॉर्मल बंदे को BCom करने में 3 साल लगते हैं, CA वाला BCom कितने में करके पटक देगा? 1.5 साल। अब तुम आगे CA कंटिन्यू करो मत करो ये तो मिल गई तुम्हें, हालांकि ये भी करो, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर इंटर कर लिया तो उसके बाद सिर्फ क्या बचता है? फाइनल। खैर चलो, ये इस पे से बात निकली, IGNOU पे से तो बता रहा हूँ। तो IGNOU एक बहुत अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
है ओपन, कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। क्या है? आगे बढ़ू, क्या क्या याद रखोगे तुम हायर एजुकेशन में? एक तो हायर एजुकेशन का इनरोलमेंट रेशो कितना है? 25%। आज़ादी के वक्त कितनी यूनिवर्सिटी थी? 20। कॉलेज कितने थे? कॉलेज 500 से बढ़ के कितने हो गए? 40,000। यूनिवर्सिटी 20 से बढ़ के 864। उसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 45। एनरोलमेंट रेशो कितना है? 25%। एनरोलमेंट रेशो कम क्यों है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। फिर इग्नू के बारे में लिख के आना है। इग्नू की स्थापना कब हुई? सितंबर 1985। ये याद रखना तुम कि इंदिरा गांधी की मौत हुई थी 84 में, और 84 में ही सिख राइट्स हुए थे, और 85 में ये बनी थी, उनके नाम से ही बनी थी है, ठीक है। बड़े आगे, अब एजुकेशन में नंबर 1 पे बात करी प्राइमरी एजुकेशन, उसमें स्कीमें पढ़ी। नंबर 2 में बात करी सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें नवोदया वगैरह की बात करी। नंबर 3 में हायर एजुकेशन, उसमें इग्नू की बात करी। अब नंबर 4 पे टेक्निकल एजुकेशन में हमने क्या क्या काम किया। कौन से एजुकेशन में? टेक्निकल एजुकेशन। बच्चों इसमें हमने जो डिग्री कोर्सेज के अलावा टेक्निकल कोर्सेज कराए। डिग्री कोर्सेज तो आप जानते हो, बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, ये सब डिग्री कोर्सेज हो गए। अब टेक्निकल कोर्सेज क्या कि अब जैसे आपके यहाँ पॉलिटेक्निक का कोर्स हो गया। अब पॉलिटेक्निक का कोर्स करके आप कितने सारे हॉस्पिटल में जाते हो, नर्स होती है, तो जो लोग स्टाफ होता है जो आपको वो इंजेक्शन वगैरह लगाता है, ठीक है, वो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें वही देख लेते हैं आपकी। डॉक्टर तो बस सुबह विजिट करने आएगा, शाम को विजिट करने आएगा, बाकी पूरे दिन केयर कौन करता है आपका? वो स्टाफ। वो कौन सा स्टाफ होता है? वो टेक्निकल एजुकेशन लेके आता है। अब जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, कुछ है, तो वो कम से कम ये पॉलिटेक्निक वगैरह के कोर्स कर ले। 2-2, 3-3 साल के कोर्स होते हैं, ये टेक्निकल चीज़ें। कई सारे लोग होते हैं ना जिनका टेक्निकल चीज़ों में दिमाग लगता है, किताब उनसे नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आप उनको करके दिखा दो भैया ये चीज़ है, ये ऐसे करनी है, तो वो समझ जाएंगे। तो हमने इस पर भी काम किया। टेक्निकल कोर्स में सबसे शानदार कोर्स होता है ITI का कोर्स। IIT नहीं कह रहा मैं, IIT नहीं कह रहा, ITI। इसमें आपको ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह की ट्रेनिंग दे देते हैं। एक हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन आते थे घर पे, उनको मैंने एक वो अर्बन करके वो है ना जिससे अपन, हाँ, जिसमें अपन किसी को भी बुला सकते हैं, उसमें एक बार मेरे यहाँ कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया, मैंने किसी अंकल को बुलाया उस पर सर्च करके। उनका 50 से 60,000 रुपीज़ का पर मंथ इनकम है, सिर्फ वो इलेक्ट्रीशियन है और अपने तरीके से काम करते हैं। बोलते सर हॉस्टलों में काम चलता है, इधर चलता है, मैं जाता हूँ, लाइनिंग फिटिंग वगैरह काम मेरे अंडर में 2-3 लोग काम करते हैं, उन लोगों की भी बढ़िया इनकम है, और मैं आता हूँ। ये तो आपका मेरे को मैसेज आया तो मैं आ गया यहाँ पे, नहीं तो ये छोटे छोटे काम के लिए तो सर मैं आता ही नहीं हूँ, मेरे एम्प्लॉय आते हैं। तो मैंने कहा यार गजब है, इलेक्ट्रीशियन है, क्या करा था उसने? ITI करा था। कितने रुपए का कोर्स है? 10 से 20 हज़ार रुपये का कोर्स है। सारा पैसा भारत सरकार लगाती है। तो कुछ लोग जो उधर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, वो ये टेक्निकल कोर्सेज कर ले। पढ़ो। अब इसमें क्या किया हमने? इसमें 43 डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं। कितने होते हैं? जो अब बढ़कर 1914 हो चुके हैं। पहले कितने थे? 43, जो अब बढ़ के कितने हो चुके हैं? 1900। सोचो, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं। ये 2-3 के मैंने, सुनो, ये तो मैंने 2-3 के नाम लिए। मेहंदी तक के कोर्स इसमें है। टैली का कोर्स है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, सरकार सिखाती है ये। और 3-3, 4-4 महीने के कोर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे। वो 3-3, 4-4 महीने के कोर्स में आप एक अमाउंट दे दो, आपको रुकने खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार करती है। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन लोगों को जागरूकता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें भी चल रही है। लोग आजकल क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री कोर्सेज़ की तरफ ही जाते हैं, ठीक है।
मेरा ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई में जिसको इंटरेस्ट होना उसको आगे उसी तरह की फील्ड में जाना चाहिए। जिसको नहीं है ना वो ज़बरदस्ती मगजमारी ना करे। 50 और रास्ते खुले हुए हैं। अब चीज़ें सिर्फ 2, 4, 5 कोर्सेज़ की तरफ सीमित नहीं है। इंडियन इकनॉमी बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से फैली हुई है। आप अलग अलग वैरायटी ऑफ कोर्सेज जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर तो बेस्ट है, नहीं लगता है तो यहाँ ख़त्म ज़िंदगी नहीं होती, वो तो तुम्हें भी पता है, और बिज़नेस तो है ही फिर। लेकिन ये सारे कोर्सेज भी बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है इंडिया में। देखो डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट 38 से कितने हो गए, 3220। फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ये डेटा वेटा ज़्यादा याद मत रखना है, ज़्यादा लोड मत लेना, कोई इतने डेटा आपको याद नहीं रखने, ये पहले इतने थे अब इतने हो गए, जितने मैं बताऊं ये याद रख लो तुम। मेडिकल कॉलेजेस 460 हो गए 28 से, ये याद रखो। मेडिकल कॉलेज 28 थे और वो 460 हो गए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 64 हो गई, ये भी याद रखना आप। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी हो गई, 64। अभी मोदी जी ने घोषणा करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे वो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक। राजस्थान में कितनी डिस्ट्रिक्ट है पता है तुम्हें? बेटा इसको सही कर दो, स्टाइल से करना। शुभ बाबू, अरे अरे हिल गया क्या पूरा? हेलो, हाँ 19 है ना। चलो तो सिर्फ राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे राजस्थान, अगर मोदी जी कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलूँगा मैं, ठीक है, अगर ये जुमला नहीं हुआ, ठीक है, सच हुआ, तो एक मेडिकल कॉलेज अगर एक डिस्ट्रिक्ट में खुलता है तो सिर्फ राजस्थान में 50 मेडिकल कॉलेज। अब जिन डिस्ट्रिक्ट में है अच्छी बात है, जहाँ नहीं है वहाँ भी खोलेंगे। और हमारे यहाँ 29 स्टेट्स है, ये तो एक स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज लगा लो, अगर हर स्टेट में ऐसे 50 नहीं तो 40 भी खुल गए और 29 में से 30 बाकी यूनियन टेरिटरी भी है, लेकिन तुम तो अभी 1200-1300 नए मेडिकल कॉलेज इंडिया को मिल सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज अभी नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डॉक्टर्स का फ़ीस बहुत हाई है और डॉक्टरी करने की फ़ीस भी बहुत हाई है, और हेल्थ जो है वो पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। और हमारे यहाँ हेल्थ हद से ज़्यादा मोनेटाइज हो चुका है, हद से ज़्यादा, हर छोटी छोटी चीज़ का, क्योंकि वो इतना पैसा दे के आते हैं। एक डॉक्टर 1 करोड़ रुपए तो आराम से दे देता है पढ़ते पढ़ते हुए, और मेहनत करता है जो अलग। तो जब इंसान 1 करोड़ रुपया दे के आता है ना, तो उसका दिमाग भी फिर वैसा हो जाता है, फिर उसे हर चीज़ में पैसा ही दिखता है, ये टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, क्योंकि वो तो फिर क्या सोचता है कि मेरे को मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है। वो जो सामाजिक भाव है वो ख़त्म हो जाता है उसके दिमाग से, हो ही जाएगा। तो हमें मेडिकल सस्ता करना पड़ेगा, और वो सस्ता कैसे होगा? अगर ये इनिशिएटिव सही निकल जाता है तो। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, कितने हैं? 460 के आसपास, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ये सही हो जाता है तो 460 का अगर मैं देखूँ, अगर ये सही हो जाता है तो इससे 3 गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे हमारे, 3 गुना ज़्यादा, 1300 के आसपास ये गिनती पहुँच जाएगी। चलो नेक्स्ट, साक्षर भारत। ये कुछ भी नहीं है, एक स्कीम हमने लॉन्च करी थी, बस इसको टिक कर लो कब लॉन्च करी थी। साक्षर भारत हमने 1988 में लॉन्च करी थी, और 1988 में हमने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसे हमने दोबारा करा था साक्षर भारत 2009 में, जिसमें हमारा एक ग्रुप था, हमारा टारगेट था कि 15 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स में वो पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन अवेल करें, ठीक है, उतने सारे लोगों के लिए सेटअप किया गया था। और इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर आप डिग्री कोर्सेज नहीं लेना चाहते हैं, कोई टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हो, तो इसमें हमने पॉलिटेक्निक के बहुत सारे सेंटर खोले थे अलग अलग जगहों पर, और इसमें बहुत सारे लोगों ने एनरोल भी किया था, जिसके बेसिस पे उन्हें जॉब भी मिली थी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था, किस नाम से? साक्षर भारत।
तो 5 हो गए। छठे में मैंने बस लिटरेसी रेट्स कंपेयर कर रखी है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारे देश में लिटरेसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इसमें डेटा याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो 2001 में हमारे यहाँ 65% लिटरेट थे, 35% इलिटरेट थे। 2011 में वो 74 हो गए और इलिटरेट 26 हो गए। अंडरलाइन कर लो और नीचे अंडरलाइन करो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एजुकेशन एफर्ट्स हैव ओवरटेकन द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ये सारे पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जितने एफर्ट्स लगाए उससे एजुकेशन का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज़्यादा था। पहली बार कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी उससे डबल स्पीड से एजुकेशन बढ़ा हमारा। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो इसमें कुछ डेटा है, ये याद रखना। हम लोगों को 75% लिटरेसी अचीव करनी थी, जो हमने कर ली, 74% तक हमने पहुंचा दी, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देखें तो मेल और फीमेल में अलग अलग है और अर्बन एरिया और रूरल एरिया में अलग अलग है। जो मैंने अगले एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ये ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट करके 2 चैप्टर आएंगे आगे, उसमें मैंने इसका डेटा डाला है कि रूरल एरिया में लिटरेसी कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है, मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, अलग अलग। तो मैंने वो यहाँ नहीं डाला है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है इंडिया का लिटरेसी रेशो कितना है, 74 और इलिटरेट 26। टारगेट था हमारा 75 अचीव करने का 2011 में, वो टारगेट के नज़दीक तक हम पहुंच गए। ये 2011 का है, अभी चल रहा है 2024 एग्ज़ाम दोगे 25 में, तब तक ये और बहुत चेंज हो, क्योंकि ये तो 2011 है। एक्चुअल डेटा अभी क्यों नहीं दे पा रहा मैं तुम्हें, क्योंकि 2021 में भारत सरकार को सेंसस कराना था, जनगणना हर 10 साल में होता है। तो 2011 का मैंने जो भी डेटा डाला है ना इस बुक में, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो भारत सरकार का डेटा है, किसी किताब का नहीं है। अब हर 10 साल में सेंसस होता है, तो 11 के बाद सेंसस होना था 2021 में, और 21 में लग गया, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, तो सरकार ने कराया नहीं। उनको 22 में तो करा ही लेना चाहिए था, इन्होंने 22 में भी नहीं कराया, 23 में भी नहीं कराया, 24 में लोकसभा के इलेक्शन हो गए तब भी नहीं कराया इस साल। अब ये कह रहे हैं 25 में तो करा ही देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना इतनी लेट हुई है, क्योंकि ऑलरेडी 10-10 साल में होती है, इससे पहले कभी भी इतना लेट नहीं हुआ। 2001 में हुआ सेंसस, 2011 में हुआ, 2021 में ड्यू था, इन्होंने करवाया नहीं। इन्होंने पहले कोविड को रीज़न दिया, उसके बाद बोला 22 में कराएंगे। अगर ये डेटा आ जाएगा ना, सेंसस हो जाएगा, तो ये सारे डेटा एग्जैक्ट पता चल जाएंगे, ठीक है। तो सेंसस अगर इस साल उम्मीद है कि इस साल के एंड में सब चीज़ें होकर डेटा 25 में हम रिलीज़ कर देंगे। अगर कर दिया है तो फिर वो लेटेस्ट डेटा हमें याद रखना है, नहीं तो उससे पहले का सबसे ऑथेंटिक डेटा कौन सा है, 2011 का। इससे तुम पूरे नोट्स में देखना, मैंने 11 का रेफरेंस दिया ही दिया है, एक 11 का रेफरेंस दिया है, एक 14 का दिया है, क्योंकि 14 में गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उस समय का डेटा याद रखना है कि 14 के पहले ये था, 14 के बाद ये हुआ, और एक 11 का डेटा, क्योंकि 11 में सेंसस हुआ था, तो उससे हमारे पास सब एक्चुअल डेटा आया था। चलो हाँ बेटा, लिटरेसी रेशो अभी का कब, मतलब कौन से ईयर का आ रहा है, फिर कमी है यार ये तो, क्योंकि 2011 में ही हमने 74 के अराउंड था, ठीक है। अब एक चीज़ है कि कोई सी भी चीज़ अपन सर्च करें ना, तो मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ सोर्स देखा करो। क्या देखा करो? सोर्स। जैसे आज मैं अपनी किताब के नोट्स भी गूगल पे डाल दूंगा ना, तो तुम्हें तो वो भी शो करेंगे। तो गूगल पे हर चीज़ सही नहीं होती, वो तो पेड है, मैं पैसे दे दूंगा तो टॉप सर्च में मेरा ही दिखाएगा वो, याद है ना आपको। अब तो सब हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो कभी भी कोई वेबसाइट खोलो, कुछ भी खोलो, तो सोर्स देखा करो, सोर्स कि ये डेटा कहाँ से लिया गया है। अब भारत सरकार की कोई वेबसाइट से लिया गया है तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट से लिया गया है तो बिल्कुल ऑथेंटिक, ठीक है। चलो बाकी कल देखेंगे, कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।